नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है भाजपा की रैलियों से कितना मुकाबला कर पाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और हालात जो है उन हालात में सीधी सी बात है कि जो भाजपा के विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम जिस तरीके से मैनेजमेंट करती है वहां पर कहां पर टिकेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सवाल यह है क्योंकि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम यूं जवाब देंगे, ऐसे देंगे। 18 तारीख से रैलियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। अमित शाह सिरसा से बिल्कुल डंका बजाने जा रहे हैं और उसके बाद में फिर राजनाथ जी का भी प्लान है और उसके बाद में फिर महीनों का प्लान शुरू हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है पूरे राज्य में जनसंवाद कर रहे हैं, उनकी मंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं रणदीप सुरजेवाला निकल करके रोड शो करते हैं और सीएम आया का वो गाना बजता है। कांग्रेस पार्टी भी 7 लोकसभा क्षेत्रों में अपने जो है कर चुकी है कार्यक्रम विपक्ष आपके द्वारा। इसके अलावा जो तमाम सारे पदयात्रा और चल रही है, इनेलो की पदयात्रा चल रही है, जनसंपर्क चल रहा है जेजेपी का और आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो कहां पर टिक रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है, उससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल से विजेंद्र रेणु है, हमारे साथ में जेजेपी से उमेश भाटी हैं, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से वेद प्रकाश विद्रोही हैं और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से नवीन गौड़ है। मैं शुरुआत वेद जी आप ही से करूंगा क्योंकि आपकी पार्टी का मसला है। आ रहे हैं अमित शाह 18 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मैनेजमेंट कर लिया है और चुनावी मैनेजमेंट के मामले में उन्हें महारथी माना जाता है। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपकी कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, अभी सीएम ही डिसाइड कर दीजिए जी। अजय जी, आपको, भाई सतवीर शास्त्री जी को, भाई विजेंद्र रेड्डू जी को, भाई उमेश भाटी जी को, नवीन गौड़ जी को और लाइव हिंदुस्तान चर्चा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका प्रारंभिक उद्बोधन ही गलत है। अमित शाह कितने बड़े रणनीतिकार हैं ये कर्नाटक में देख लिया, जनता ने बुरी तरह पटक दिया। आपने कहा बहुत रैलियां कर रहे हैं, कहां कांग्रेस मुकाबला करेगी। अरे कहां रैलियां कर रहे हैं। आपको तो ये कहना चाहिए था कि जो कांग्रेस की नवंबर से रैलियां कार्यक्रम चल रहे हैं उसके मुकाबले में भाजपा कहां करेगी। भाजपा की तो पहली रैली है। आए थे गोहाना के अंदर, बेआबरू होकर चले गए, फोन पर 2 मिनट के लिए बोल रहे थे। और सिरसा में क्या हो रहा है आपको पता है। 130 सरपंचों, कांग्रेस के नेताओं को, संयुक्त मोर्चा के नेताओं को नोटिस थमा दिए हैं पुलिस ने नजरबंद करने के रात को। आज पुलिस के साए के अंदर जो लोग रैली कर रहे हैं, विपक्ष से घबरा रहे हैं, उनसे विपक्ष घबराएगा, उनसे कांग्रेस घबराएगा, अमित शाह घबरा रहे हैं। अगर ये इतने ही लोकप्रिय थे, इतना ही इनको बहुत बड़ा जन समर्थन प्राप्त है, तो 130 सरपंचों, सैकड़ों कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को नजरबंद करने की क्या जरूरत थी। एडवांस नोटिस दे दिए। अब आपने कहा रैली कर रहे हैं, कहां रैली कर रहे हैं। इन्होंने दावा किया था कि 10 रैलियां करेंगे जून के अंदर। आज कितनी तारीख है मैडम? 16 तारीख, 16 तारीख, 17 है शायद, आज 17 है, 17 तारीख। ऐसा बोलो, मेरे को कह रहे हो क्या? दिन कितने बज गए? बोलिए 16 तारीख है आज। 16 दिन कितने बज गए? 14। रैलियां कितनी इन्होंने करी है? 18 को तो अमित शाह जी की, 29 या 28 को राजनाथ की और एक दिन अनुराग ठाकर की, जिनको कोई हरियाणा में जानता भी नहीं, कोई अनुराग ठाकर भी है, कोई नुक्कड़ सभा करके चले जाएंगे। 2 रैलियां की है, दावा था 10 का। और क्या किया इन्होंने? कमरों में बैठकर, भाजपा के कार्यालयों में कमरों में बैठकर रैलियां कर गए और मीडिया गुणगान कर रहा है। मीडिया को तो सवाल ये पूछना चाहिए था कि भाई तुमने 10 रैलियों के दावे किए थे, कहां है तुम्हारी रैलियां 10 जून? सर उनसे भी पूछ लेंगे, आप तो बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हमारा तो नवंबर से चल रहा है लगातार।
हम तो पूरे हरियाणा को कवर कर चुके हैं, गांव गांव पहुंच चुके हैं। इनके मुख्यमंत्री के जनसंवाद सीआईडी के बाद कैंसिल हो गए। अब मुख्यमंत्री जी जनसंवाद नहीं करेंगे। मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद इनके उल्टे पड़ रहे हैं, भारी विरोध हो रहा है। हरियाणा के अंदर अगर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं, नवंबर से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अभी तक, आगे क्या होगा मैं जानता नहीं, अभी तक भाजपा हमारे किसी भी रैली के मुकाबले में भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाई है। और आप सिरसा को देख लेना, सिरसा में इनका कितना भारी विरोध होगा। ये पहले ही डरे हुए लोग हैं, डरे हुए, घबराए हुए। जन विरोधी सरकार हरियाणा के अंदर कुछ करामात कर देंगे, ये एक मृगतर्षणा है। चलिए तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है, और आपस में जो इनके लठ बज रहे हैं। मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, ये कहां गए हैं? सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर खतरा किसके लिए है? जजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जजपा भी, मेरी बात याद रख लेना, इन्होंने उसको रणजीत सिंह को तो बुला लिया, परंतु अजय दुष्यंत चौटाला को नहीं बुलाया। तो जजपा भी चाहे कि इनकी रैली फेल हो। मुझे नहीं लगता। चलिए मैं सदगत जी से जवाब ले लेता हूं। सदगत जी, आपकी पार्टी चुनावी मैनेजमेंट के लिए सबसे महारथी मानी जाती है, और जब इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो मोदी जी जैसा विश्व गुरु, तो बाकी जो है लोग बेचारे कहां टिकेंगे। और आपको जिस तरीके से वेद जी कह रहे हैं कि अरे वो काहे के विश्व गुरु, काहे के चाणक्य, काहे के वो, तो साहब, और आप तो सिरसा में इसलिए कर रहे हो क्योंकि जेजेपी को खत्म कर दो, तो क्या कहेंगे सदगत जी? देखिए अजय जी, वेद प्रकाश जी बड़े भाई अनुभवी प्रवक्ता हैं, लेकिन कई बार बातें उल्ट पड़ जाती हैं, क्योंकि ये आजकल राजनीति मूड की बजाय ये अध्यात्म मूड में रहते हैं। इनको यही नहीं पता होता आज वार क्या है, तारीख क्या है। इसलिए वेद प्रकाश जी की बातों को कोई भी पैनलिस्ट गंभीरता से नहीं लिए। मैं आराम से आपको बता रहा हूं। अब आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं कि मोदी जी का पहाड़ का सा चेहरा, विश्व गुरु के लिए उनकी विश्व के अंदर से उनकी स्वीकृति, ये केवल भाजपा का नारा नहीं है, केवल एक आपके चैनल से कहने देने बात से कोई आलोचना आपकी करे उससे नहीं है। आज विश्व में ऐसी कौन सी राजनीतिक घटना घटती है जिसके लिए मोदी जी को पूछा या जाना ना जाता हो? देश दुनिया के अंदर आज तक जो दुनिया में नहीं हुआ कि दो विदेशी ताकतें लड़ रही हैं और भारत का प्रधानमंत्री कहता भैया रुको मेरे लोग आ रहे हैं, और दोनों लोग अपनी अपनी संगीनों को लेते हैं। इसका खंडन तो आपके विदेश मंत्रालय ने ही कर दिया था सदगत जी। इस बात का खंडन तो आपके विदेश मंत्रालय ने ही कर दिया था। क्या? जी सदगत जी, यही कि युद्ध रोकने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात हुई। ये बात तो आपके विदेश मंत्रालय ने कही। देखिए क्या है, एक होता है थानेदार जो अपने को थानेदार साबित करता है और सबको डंडा दिखाता है। एक होता है आध्यात्मिकता के आधार पर जो लोग शायद स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करते हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु कहलाता था तो थानेदार की भूमिका में नहीं होता था, और आज भी यदि मोदी जी के द्वारा देश आज उस तरफ बढ़ रहा है तो थानेदारी के रूप में नहीं, सहज स्वभाव और सबको साथ लेकर, सबको मिलकर और विश्व शांति के लिए काम कर रहा है। यह तो है देश की सीमाओं के बाहर की बात। अब देश की सीमाओं की बात करें तो जिस चाइना को लेकर, नेहरू जी से लेकर और राजीव तक, मनमोहन जी तक, कोई व्यक्ति उनके द्वारा किए गए कामों को उठा नहीं सकता था, कह नहीं सकता था। आज वही चीन भारत के सामने नीचे सर झुकाकर बात करने के लिए तैयार रहता है। आए दिन पाकिस्तान की सेना की ओर से जो घटनाएं होती थी, आज उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत यह हो गई, राजनीतिक हालत यह हो गई कि वो अपने कहीं के नहीं रहे। तो ये सब चीजें देश की सीमाओं पर है। देश की सीमाओं के अंदर यदि हम बात करेंगे
वैश्विक नेता के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में एक देश को जिस 14 में जहां से लेकर चले थे, आज यदि उन एक एक बिंदु पर भी बात करेंगे तो शायद हो सकता है उसको लिखने के लिए, उसको बात करने के लिए कई पुस्तकें लिखी जाए, घंटों लोग उसके ऊपर लोग भाषण दे सकते हैं। इसलिए मोदी जी के बारे में और हुड्डा जी की तुलना ये कहीं भी नहीं आ सकती, क्योंकि हुड्डा जी एक स्टेट के हारे हुए 2 बार के सीएम है। एक बार जोड़ तोड़ करके वो दूसरी पार्टी को तोड़कर सीएम बने, उसके बाद 2 चुनाव वो हार चुके हैं, हाशिया पर वो जा चुके हैं। उनके कद काठी के लोग जो उनसे छोटी उम्र के थे, अब वो कंधे से ऊपर देखने लगे हैं और केंद्र का भी रुख उनकी तरफ बढ़ चुका है कि ढलते सूरज के बजाय उगते सूरज को सलाम किया जाए तो अच्छा है। इसलिए दूसरा नेतृत्व उड़ रहा है और उसको उड़ने में समय लगेगा। सदगत जी ने बड़ी बात कही कि ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज। तो साहब, उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज ये समझ लीजिए। और वेद जी आपके लिए खतरे की घंटी है। चलिए उमेश जी के पास जाता हूं। उमेश जी, आपके लिए भी डरवा दिया है वेद जी ने। वेद जी ने कहा है कि साहब उनको तो बुला लिया, दूसरे चौटाला साहब को, और आपको नहीं बुलाया। तो आपकी धरती पे हो रहा है और आपको नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है विश्व गुरु की या चाणक्य की जो नीति है उस नीति में आप फंस गए जी। उमेश जी। अजय जी, एक कहावत है कि आदमी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, दूसरे गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए। हमारे वेद प्रकाश जी बहुत सीनियर जो है प्रवक्ता हैं। मैं बताना चाहता हूं कि किसको कहां इनवाइट किया है, नहीं किया है, उससे बेहतर है ये देखें कि जो रामविलास शर्मा जी ने कहा है, जो कांटा निकालने का काम जो शुरू हो चुका है फिर से वापस हरियाणा के अंदर, तो सबने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक जीत के जब रणदीप सुरजेवाला जी हरियाणा पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। और स्वागत हुआ, और ऐसा स्वागत हुआ कि वहां पर जो है गाना चल रहा था कि सीएम आया, सीएम आया, सीएम आया। अब जब सीएम वहां से निकल के आ रहा है गाड़ियों में से, तो हुड्डा कहां से निकल के आएंगे? जब हुड्डा कहां से निकल के आएंगे तो किरण चौधरी कहां से निकल कर आएंगी? तो इनके पास तो इतने सारे सीएम हैं कि ये एक दूसरे का कांटा निकालने में ही लगे रहते हैं। ये फिर वो सुरजेवाला हुड्डा का कांटा निकालते हैं, हुड्डा सुरजेवाला निकालते हैं, दोनों किरण चौधरी का निकालते हैं। तो हालत इतनी खराब हो चुकी है इन लोगों की, बद से बदतर। कर्नाटक में तो 2 चेहरे थे, दोनों एक दूसरे का कांटा निकालने में लगे हुए थे। होर्डिंग लगे थे दोनों के, सिद्धू रमैया जी के घर के आगे लगे थे, हमारा सीएम कैसा हो, सिद्धू रमैया जैसा हो। लेकिन मैं तो यहां पर हैरान हूं, हरियाणा के अंदर कितने होर्डिंग लगेंगे, समझ से बाहर है। इनको तो लड़ना बीजेपी जेजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, ये अपने लोगों से लड़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। इनके तो आपस में इतने झगड़े हैं, इतने रगड़े हैं कि ये हरियाणा पे तो कहां से राज करेंगे। ये अपने लोगों के आपस में ही दिल मिला ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो वेद प्रकाश जी से कहूंगा कि दूसरे के इनविटेशन कहां गए, किसने कोई कहां इनवाइट किया है, उससे बेहतर एक बार ये अपनी चर्चा कर ले आपस में कि भाई हमारे यहाँ सीएम कौन बनेगा। हुड्डा साहब बनेंगे कि जो कल आए वहां से जितवा कर आए हैं, उनके अंदर इतना जोश है कि उन्होंने कहा हमने कर्नाटक जितवा दिया तो मैं जो है हरियाणा भी जितवा दूंगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, कांग्रेस के अंदर जो अठापटक है, इनके अंदर जो जूतम पैजार है, ये इसको संभाल लें, उसके बाद में बीजेपी जेजेपी की तरफ ध्यान दें, बेहतर रहेगा। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी कि हालात अगर हम देखें, कांग्रेस के पास में आज मुद्दे नहीं है, बिल्कुल भी मुद्दे विहीन है। तो आज इनके पास में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है कि ये बीजेपी जेजेपी एक कैसे है, इनका गठबंधन इतना जबरदस्त तरीके से कैसे चल रहा है। और इनके दोनों के सरकार मिलने के बाद में हरियाणा नंबर 1 जो बना है, अब इनको इस बात की चिंता खाई जा रही है। तो वेद प्रकाश जी पहले अपने गिरेबान में झांक ले, बाद में दूसरे गिरेबान में झांकना आप। जी ब्रजेन जी, हरियाणा नंबर 1 बन गया है बीजेपी और जेजेपी की सरकार में। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक पहाड़ खड़ा कर दिया आपके बीच में, तो साहब आप कहते हैं सिरसा आपकी धरती है, वहां पर ही ताल ठोकने आ रहे हैं। और अमित शाह की रैली जो है कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल समेट देगी। जी विजयन जी। देखिए अजय जी, एक बात तो समझने वाली ये है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता, वो हरियाणा के किसी नेता को लेकर के बात नहीं करता, केवल और केवल मोदी को लेकर के बात करता। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ये करेगा, मोदी वो बन गया, मोदी वो बन जाएगा, ये बातें करते हैं। ये स्थानीय लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास
कुछ भी नहीं है। इनका एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि 5 बजरंग जी वो कहते हैं आपके पास तो एक ही विधायक है। हाँ, वो बता दूंगा मैं भी। इनके पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो ये कहते हैं कि 5 विधायक मेरी तरफ से जीत करके आ जाएंगे, और ये सहारा लेते हैं हाई कमांड का। अभी पहले फरीदाबाद में रैली की थी इन्होंने, फिर गोहाना में की थी, उनके क्या हालात हुए और कितना इनको बेनिफिट मिला। अब ये सिरसा में करने जा रहे हैं। पहली बात तो इनकी रैली फ्लॉप होगी पूर्ण रूप से, देखने ला बाद में आप सुनोगे कि टेलीफोन से सुनाएंगे वो अपनी बात, भीड़ देख करके। भीड़ आने वाली नहीं है इनके पास। दूसरी बात, जिस प्रकार से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, सरपंचों को, पंचायत समिति को नोटिस जो थमाए जा रहे हैं, उनको जो है ना अरेस्ट तक भी कर सकते हैं, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता सब समझती है। धक्काशाही से अगर आप किसी से वोट लेना चाहते हो, धक्काशाही से आप जो ना रैली करना चाहते हो, तो वो कभी सफल नहीं हुआ करती थी। वहां पूरा प्रशासन मिलेगा, सिपाही मिलेंगे, सिविल ड्रेस में सरकारी कर्मचारियों को वहां पर बिठाया जाएगा और वो रैली दिखाने का इनका काम होगा। रैली की होनी नहीं है, क्योंकि सरकार के तो काम बोला करते हैं, सरकार को रैलियां करने की जरूरत नहीं होती। सरकार यदि अच्छे कार्य करेगी तो जनता वैसे उनके साथ लग जाएगी। अब 10 साल हरियाणा प्रदेश ने इनको भुगत लिया है, तो अब तो इनसे छुटकारा पाना चाहता है हरियाणा प्रदेश। ये अमित शाह को बुलाओ, बजरंग जी कह रहे हैं कि बजरंग जी कह रहे हैं कि सरकार रैलियां नहीं किया करती है, सरकार जो है काम बोलते हैं। नवीन जी आपका कमेंट उसके बाद में। मेरी बात पूरी नहीं हुई, प्लीज मेरी बात तो पूरी नहीं। बोलिए। अभी तो विद्रोही इंतजार कर रहे हैं, कितने ध्यान से बोलिए सर, बोलिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा की बात करती है, कांग्रेस की बात ही नहीं करती। जैसे भाजपा मोदी की बात करती है, तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल भूपेंद्र की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात ही नहीं उठाते हैं। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई कांग्रेस क्या सिर्फ भूपेंद्र की ही कांग्रेस है या किसी और की भी है? भूपेंद्र हुड्डा ने ये किया, वो किया, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बातें होती है सिर्फ। तो इससे ये साफ लगता है, जिस प्रकार से कल रणदीप सिंह जी प्रोग्राम कर रहे हैं और दूसरे लीडर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कांग्रेस सिर्फ एसी की राजनीति करती है। कहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करती, हमने तो देखी नहीं, सुनी नहीं। कांग्रेस ने 3 साल में को बड़ी रैली की, कहाँ की? कहीं कुछ नहीं, इनके पहले भी कुछ। तीसरी बात, ये बड़े शर्म की बात है, फरीदाबाद में अमित शाह जी आए थे, वहां दुष्यंत चौटाला को बुलाया गया, उसके बाद गोहाना में नहीं बुलाया गया, और अब सिरसा जो गृह जिला है वहां इनको बुलाया नहीं जा रहा है। इससे आप सारी बात समझ गए होंगे, ज्यादा विस्तार से करने की बात नहीं है। जब रैली में ही नहीं बुलाया जाता डिप्टी सीएम को, और पहले बुलाया जाया करता था, अब नहीं बुलाया जाता। मैं सबसे ले लूं एक कमेंट, फिर दोबारा आता हूं अभी। नवीन जी, आप भी यहाँ पर हरियाणा में ताल ठोक रहे हैं, हालांकि अभी विधानसभा में आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन आप ताल ठोक रहे हैं। सिरसा आप भी अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, तो वहां पर जब रैली हो रही है अमित शाह जी की, तो आप कहां रहेंगे? यदि ये बाकी विधायक वाले लोग उड़े जा रहे हैं तो आप कहां रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को हाथ जोड़ के राम राम करना चाहता हूं, और आपको भी। और बड़ी देर से मैं चर्चा सुन रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी अपनी पार्टी का पक्ष सभी ने रखा है। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश जी को बताना चाहता हूं कि इनकी आपस में इतनी लड़ाई है, इनका खुद का संगठन आज तक तैयार नहीं है। ये आपस में, इनको यही नहीं पता आज तक कि ये सीएम किसको अनाउंस करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। हर आदमी जैसे कि सभी ने कहा कि कांटा निकालने की फिराक में एक दूसरे की लगे हुए हैं। दूसरा, सिरसा रैली की जहां तक बात है, बड़ी अद्भुत और विचित्र बात है, और आप ये देखिएगा। मैं अभी नोटिफिकेशन हमारे वहां के किसी कार्यकर्ता ने मेरे पास भेजा, और मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ रहा था। उस नोटिफिकेशन में ज्यादातर जो नाम है, जो सूची है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। तो आप इसको देख के समझिए कि सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी से लग रहा है, किस पार्टी के कार्यकर्ताओं से लग रहा है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी ने सुपड़ा साफ किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने करा है। दिल्ली में आप इसका उदाहरण देख सकते हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को ऐसे 3 जहान से खत्म कर दिया कि वो दोबारा से बेड़ के सर से सींग चले जाते हैं ना, उसी प्रकार से सेम इन्होंने आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उनको सबक सिखाया है। मैं भाजपा, आपकी जो टैगलाइन चल रही है नीचे कि मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं, विश्व गुरु भाजपा बात करती थी देश को विश्व गुरु बनाने की, मोदी जी खुद तमगा विश्व गुरु का लेके बैठ गए हैं। और विश्व गुरु ये कैसे बनाना चाहते हैं? हरियाणा के सरकारी स्कूलों को बंद करके विश्व गुरु बनाना चाहते हैं।
अभी पीछे उन्होंने 105 सरकारी स्कूलों को मर्जर का बहाना लेके 105 सरकारी स्कूलों ने बंद कर दिए। तो इस प्रकार से देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। इनको नए संस्थान बनाने चाहिए, नए इंस्टीट्यूट डेवलप करने चाहिए, बल्कि जो ये तो वो काम कर रहे हैं कि जो बने बनाए इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी। नवीन जी एक सवाल जनता पार्टी लगी पड़ी। एक सवाल जोड़ लीजिए, दिल्ली में आपकी सरकार है पिछले 10 साल से, वहां पर एक कौन सा स्कूल आपने बनाया, कौन सा अस्पताल बनाया और क्या बनाया? नंबर 1, पंजाब में 1 साल से है, 1 साल में कौन सा नया इंस्टीट्यूशन आपने बनाया, कौन स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया या अस्पताल बनाया? तो कमोबेश ये सवाल आपसे भी जी। देखिए डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की दिल्ली में मैं पूरे गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि देश की पहली सरकार है जो 25% बजट अपना शिक्षा पे लगाती है, और इसी डर के मारे मनीष सिसोदिया के ऊपर उल जलूल आरोप लगा के उनको अंदर किया हुआ है। भाजपा को डर सता रहा है कि मनीष सिसोदिया जैसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाई, 30,000 नए कमरे। सवाल समझ लीजिए, सवाल दोबारा समझ लीजिए भाटी जी, सवाल दोबारा समझ लीजिए। उसका जवाब नहीं है। मैं जो है शिव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी आप सुन भाटी जी उतना इंटेलेक्ट है, मैं समझ जाऊंगा सवाल को। तो स्किल्स यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर पूरी कर, हाँ जी बात पूरी कीजिए जी। तो स्किल्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्थापित करी। आम आदमी पार्टी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थापित करी। पहले ही जो है स्मृति ईरानी उसका उद्घाटन कर चुकी थी। आप तो अब आए हैं, वो पहले ही उसको कर चुकी थी। सर एक भी नया स्कूल नहीं बना है, आपने रेनोवेट किए सारे स्कूल। नया कोई नहीं बना है, रेनोवेशन किया है आपने। सर मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप दिल्ली के जिस भी स्कूल में आपके भाटिया रेनोवेट किया है, रेनोवेट किया है आपने, रेनोवेट किया है, नए स्कूल नहीं बनाए आपने। आप जिस भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्कूल में नवीन जी सरकारी स्कूलों को रेनोवेट किया है आपने। आपके मिस्टर भारत रेनोवेट किया है आपने, बनाया ही नहीं एक भी स्कूल आपने। को लेके गए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मैं हरियाणा पे बात कर रहा हूँ। मैं वेद जी के पास जाऊंगा। वेद जी आप ही के पास आ रहा हूँ। वेद जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आपने भाजपा की बात सुनी, आपने इनेलो की बात सुनी, जेजेपी की बात सुनी और आम आदमी पार्टी की बात सुनी। जिस तरीके से एक बात निस्संदेह है, मैं खुद कह रहा हूं, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन आज हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है और वो उनसे सीखने वाला, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जो स्थितियां हैं, आज आप हरियाणा में चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव है फिर विधानसभा चुनाव, सिर पर बैठा है। क्या तैयारियां हैं? आप लड़ने की बात कहते हैं, आप भाजपा को उखाड़ देने की बात कहते हैं, क्या तैयारियां कहाँ हैं? आपके नेता कहाँ हैं? जी विजय जी, जी वेद जी, अजय जी जी बोलिए। मैं आप पार्टी को कोई बात करूंगा नहीं, ठग पार्टी है। ठीक है, मत कीजिए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी कहें जी। अब मैं आप सर बस की नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पंजाब से हमने खत्म कर दिया। नवीन जी आपके पास आएंगे तब आप बोलिएगा। ऐसी बात तो करिए मत, ये अहंकार के समंदर में पंजाब से भाजपा ये अनुशासन रहने दीजिए, अनुशासन रहने। जी बोलिए वेद जी, बोलिए। अगर आप चाहें हरियाणा में, नहीं वेद जी आप अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, आप बोलिए। मैं बर्बाद नहीं कर रहा। हरियाणा में सबसे बड़ा नेता इनका निर्मल सिंह है। अगर कल जो निर्मल सिंह ने कहा, अगर मैं आपको वीडियो सुना दूं तो ये भाजपा का, ये आपका नेता तो भाग कर चला जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा में सबसे बड़े नेता ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं नहीं कह रहा, निर्मल सिंह कह रहा है। अब आइए आप भाजपा की बात। भाजपा कहते विश्व गुरु हमने यूक्रेन से कर दिया। अरे भाई इतना ही बड़ा विश्व गुरु है और इस विश्व गुरु के फोन से इस तरह ही दंगे रुकते हैं, तो भैया मणिपुर में भी ये विश्व गुरु दंगा रुकवाते ना। मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री मारे पड़ा है, कह रहे हैं चीन के सामने। अरे ऐसा डरपोक कायर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा
का जो चीन का नाम लेने से डरता है। आपने कहा भाजपा का प्रबंधन बहुत है। देखिए, भाजपा का चुनाव प्रबंधन आपने हिमाचल में भी देख लिया और आपने कर्नाटक में भी देख लिया। हम किसी तरह उनसे कम नहीं है। हाँ, परिस्थितियां कुछ समय भाजपा के साथ थी, इसलिए वो जीत पा रहे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पूरा देश इनकी झूठ और लूट से परेशान हो चुका है। आपने कहा, साथियों ने कहा, जजपा ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा, आईएलडी ने भी कहा कि कांग्रेस में बहुत सीएम के उम्मीदवार हैं। अरे इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस बहुत लोकप्रिय पार्टी है। जिस पार्टी में इतने ज्यादा सीएम के उम्मीदवार है, स्वाभाविक है उनका जनाधार है और वो लोकप्रिय पार्टी है। वो लड़ाई होगी। लड़ाई किस बात की होगी? सर तभी 2 चुनाव हारे हैं सर, तभी 2 चुनाव सर भाजपा 75 साल चुनाव हारी है। ये हार जीत तो चलती रहती है। हम लगातार इसी मोदी के रहते लगातार हमने 2 लोकसभा चुनाव जीते, 2004 में जीते, 2009 में जीते। तो चुनाव में हार जीत चलती रहती है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी है। 2014 से पहले कोई इन्हें बुलाता नहीं था, कहते थे रे इस बवाल को मत बुलाओ, चुनाव बर्बाद देगा। कोई इनके राज्य में इनको किसी चुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया जाता था। दुनिया वीजा नहीं देती थी, पर उनके परिस्थिति अनुकूल आई, आज वो बड़े नेता बन गए। तो केवल ये कह देना कि इन्होंने 2 चुनाव जीत लिए इसलिए ये विश्व गुरु बन गए, अरे हमने पता नहीं कितने चुनाव जीते हैं। इनके मुकाबले में हमारा आज तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। इन्होंने 303 सीट जीती, हमने तो 450 सीट। मैं आऊंगा सबके पास। अब पूरा टाइम ये चीजें राजनीति में चलती रहती हैं। आज पूरा देश इनकी झूठ और लूट से परेशान हो चुका है। अब इनको रास्ता दिखा रहा है। इन्होंने क्या कहा था कर्नाटक में, यदि कर्नाटक की जनता मोदी जी का आशीर्वाद नहीं लेगी तो कर्नाटक बर्बाद हो जाएगा। जनता ने क्या आशीर्वाद लिया, इनको कहां पहुंचाया आपको अच्छी तरह मालूम है। इनकी झूठ, इनकी लूट, इनकी बेईमानी। अब सर उन्होंने एफसीआई का अनाज बंद कर दिया, कहां से खिलाएंगे आप? चावल कहां से देंगे? कर दिया ना, आप कर देंगे हम। इन्होंने तो अपना चरित्र दिखा दिया ना। इन्होंने बंद कर अपना चरित्र दिखा दिया ना कि किस चाल चरित्र के लोग हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, ये किस चाल चरित्र के फासिस्ट लोग हैं। ये जनता जानने लग गई है कि ये लोग वोट लेने के लिए, वोट हड़पने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। अगर इनको वोट नहीं मिलेगी तो ये अपना तांडव दिखाना शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र के अंदर ऐसे फासिस्ट दल को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब चलिए, अब जनता और हरियाणा के अंदर आपने पूछा हमारी तैयारी कहाँ है। अरे भैया, मैंने आपको बताया नवंबर से लगातार हमारी तैयारी चल रही है। लोग कह रहे रैलियां नहीं हो रही। मैं तो चुनौती देता हूँ इन भाइयों को। खत्म कर रहा हूँ। मैं इन राजनीतिक भाइयों को कुछ नहीं कहता, मैं आपको ही कह रहा हूं। आप ही नवंबर से लेकर आज तक हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों की जितनी रैलियां हुई हैं, जितने कार्यक्रम हुए हैं, उनका आप क्लिप निकाल कर देख लें। आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भाई लोग, इनमें कितनी ताकत है। चलिए, कितनी ताकत है सत्यव्रत जी, कितनी ताकत है भाई, इनको बताइए ना। देखिए अजय जी, विद्रोही जी इतने पुराने नेता होने के बाद भी पिछले आंकड़ों को जानबूझकर छुपा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की वो पार्टी है जिसने 31 बार दूसरी शासित पार्टियों के राज्यों की सरकारों को गिराया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के लोकतंत्र का गला घोटकर और जबरदस्ती इमरजेंसी लागू की। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की सत्ता के लिए मां की लाश के ऊपर जल्दी प्रधानमंत्री बनने की सबसे यदि उतावलापन किया तो इनकी पार्टी के नेताओं ने किया। और ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की सीमाओं के बाहर जाकर देश को बदनाम करने के लिए, देश की बुराई करने के लिए सारे रिकॉर्ड आज तक तोड़े। भारतीय जनता पार्टी को यह गर्व है कि वो बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही है
और एक बार भी एक ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाते कांग्रेस के लोग कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विदेश में गया और भारत की या भारत की आंतरिक राजनीति के ऊपर हल्की टिप्पणी की। सबसे पहले देश मोदी की जी सत्ता ने के ऊपर शुरुआत हासिल की है। करने के लिए नहीं, धैर्य अजय जी, धैर्य रखो, असत ना बोले। धैर्य रखो। सतबत जी, सतबत जी, एक दर्जन वीडियो आपके है। प्रधानमंत्री विश्वगुरु नरेंद्र मोदी के हैं जो उन्होंने विदेश की धरती पर भारत के लिए कहे हैं, इसलिए ये बात मत कहिए जो कंट्रोवर्शियल है। जी हाँ, 2014 से पहले मैं मान लूंगा। आप बताइए ना, 2000 भारत की भारत के बाहर किस धरती के ऊपर भारत के लिए उन्होंने भारत को चाइना बदनाम किया? में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में कहा नहीं बोला है भाई? अमेरिका में नहीं कहा नहीं बोला है? ये कहीं मत भी कहिए। देश की अस्मिता को लेकर, देश की शासन व्यवस्था को लेकर, देश के इतिहास को लेकर, देश में चल रही प्रगति को लेकर कभी कोई, यदि आप मनमोहन सिंह जी के लिए कहेंगे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता था कि एक ग्रामीण महिला की तरह बात करने वाला प्रधानमंत्री है, उस समय ऐसे कालखंड के दौरान देश की अस्मिता को जब लोगों ने गिरवी रख दिया था, देश का कोई भी व्यक्ति विदेश की धरती पर जाता था तो उसके जूते और कपड़े उतार कर उसकी तलाशी ली जाती थी। देश का उनको बोल लेने दीजिए, तो कटोरे लेकर जाता था और वो भिक्षा की कल्पना करता था। आज देश दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया 5वीं बड़ी शक्ति बन गया। देश आज आत्मनिर्भरता की ओर है, रक्षा सौदों में हो, चाहे भोजन व्यवस्थाओं में, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में, आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। ये देश कांग्रेस को कहाँ सवारा? क्योंकि कांग्रेस तो कमीशन एजेंटों की पार्टी है, उसको विदेश से कुछ चीज आएंगे तो कमीशन मिलेगा, इसलिए देश की सीमाओं के अंदर कोई काम नहीं करने दिया। चीन के पास रोड बढ़ा देंगे तो चीन जल्दी लौट कर आ जाएगा भारत की सीमाओं पर। आज वेद प्रकाश विद्रोही जी और उनकी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ, आज जीभ से चाटने लायक सड़कें चाइना की बॉर्डर तक बना दिया। आप और वो सारे लोग मिलकर भी कोशिश करें भारत की सीमा में एक बार पैर रख कर देखें तो आपको पता चलेगा किस प्रकार की बातें आज राजनीति के आधार पर अपनी सत्ता को लाने के लिए आप देश के अस्मिता को, देश के 3 साल पहले, कली के दिन 3 साल पहले हमारे 20 सैनिकों को मारा गया था गालवान में। वार्ता कर रही है उसका जवाब क्या दिया था? अरे वो हम पर कर सकते हैं, आज कोई भी देश, दूसरा व्यक्ति हम पर हमला कर सकता है, लेकिन जवाब कौन देगा यह हम तय करते हैं। ये विदेश की धरती पर तय नहीं होता, ये धरती के ऊपर तय होता है कि आज उसका मुकाबला कैसे करेंगे। कांग्रेस की तरफ निर्णय देश की सीमाओं के बाद भी होते थे कि उनकी आका जब हाँ करेंगे तो उनको मुकाबला करने के लिए लोग आगे आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन सत्ता का इतना मजबूत इरादा है कि वो अपने देश के निर्णय अपने स्वयं के ऊपर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री का, उनके नेताओं के मजबूत इरादे हैं कि भारत की धरती पर कड़े फैसले ले लेते हैं, आप लोग नहीं ले पाते थे। चलिए मैं उमेश जी के पास जाता हूं। उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चीन का नाम लेने से डरते हाँ। चीन का अजय जी, आप देखिए ना, चीन 62 की लड़ाई में कितना हिस्सा चीन को दान में दे दिया आपने, और 14 तक कितनी बार देश के कितना समय मिल गया दोनों प्रवक्ताओं को, लेकिन मन की बात नहीं खत्म हो रही दोनों की। आप लोग शांत हो जाए, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। देखिए अजय जी, मेरा समय हो गया। क्या भारत सरकार चीन की सेना को निकालने के लिए वार्ता नहीं कर रही है क्या? आप बता दीजिए। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो मैं माफी मांग लूंगा आपके सामने। अभी मैं सत्य नहीं बोल रहा। नहीं, वो आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। अगर भारत सरकार, भारत की सेना चीन से वार्ता नहीं कर रही कि भाई आप पीछे हट जाओ, तो मैं माफी मांग लूंगा आपके सामने ही। ये तो बेशरम लोग हैं, इनको झूठ बोलते शर्म नहीं आती। जी उमेश जी बात जी। हाँ अजय जी, मैं वेद प्रकाश जी की बात पर आता हूं, जो उन्होंने पहले कहा कि हमारे पास में सीएम के बहुत सारे चेहरे हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड। जिस किचन के अंदर ज्यादा बावर्ची होते हैं उसमें खाना खराब ही होता है हमेशा।
तो ये कोई कहावत मैंने नहीं बनाई, बहुत पुरानी कहावत है। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा सीएम के जो चेहरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पार्टी मजबूत है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में ये जो चेहरे हैं, इन्होंने अपने अलग से जो है ना गुट बनाए हुए हैं। ये कोई कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रही है, अपने अपने गुटों के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो गुटबाजी होती है, ये हमेशा पार्टी को लेकर डूबती है। और मैं खाली कांग्रेस के लिए, मैं किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूं, मैं जो गुटबाजी होती है, हमेशा पार्टी जब हारती है तो गुटबाजी की वजह से हारती है, और कोई कारण नहीं होता है। तो ये जो चेहरे हैं इनके इतने सारे, ये अपनी अपनी भीड़ लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरजेवाला के साथ भीड़ चल रही है, वो किरण चौधरी के साथ नहीं चलेगी। जो किरण चौधरी के हैं वो हुड्डा के साथ नहीं चलेंगे, जो हुड्डा के हैं वो इन दोनों के साथ नहीं चलेंगे। तो ये बटी हुई कांग्रेस है। ये कोई एक मुट्ठी वाली कांग्रेस नहीं है, बटी हुई कांग्रेस है। लेकिन चलिए छोड़िए, मैं इनकी बात नहीं करता हूं, मैं अपने जेजेपी की बात करता हूं। मैं जेजेपी में आप देखेंगे, हमने अपनी पूरी टीम को आज फील्ड पे उतारा हुआ है। 22 के 22 जिलों के अंदर बैठकें चल रही है, जिला वाइज बैठक चल रही है। जिले के जितने जिले की जो अपने पूरी हो जाए फिर ले लेंगे। हाँ, जिले के जो हमारी जो टीम है, हर जिले की टीम में अजय चौटाला जी खुद जाकर जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे 10 के 10 लोकसभा के अंदर खुद दुष्यंत चौटाला जी जो है बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे 10 के 10 उसके अंदर। तो ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये, और आपको मैं बता दूं कि जिलों में जो हमारी जो टीम है उसको भी और मजबूत करने के लिए उसका भी कार्यक्रम चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग भी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में हैं, और रैलियां हमारी भी स्टार्ट हो चुकी है, चल चुकी हैं। फरीदाबाद से जिला स्तरीय प्रोग्राम शुरू हो चुका है जो अजय चौटाला जी ने किया। उसी तरीके से सारे जितने जिले हैं में है, अजय चौटाला जी खुद रैली लेंगे। 10 के 10 जो लोकसभा है उसमें दुष्यंत चौटाला जी खुद रैली करेंगे। यानी जेजेपी बड़ी टक्कर की तैयारी कर रही है। बिल्कुल बड़ी टक्कर की तैयारी में, और हम अपने संगठन को भी साथ साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं जो चौटाला जी। तो क्योंकि मैं औरों की बात न करूं, मैं अपनी बात करूं, सिर्फ उनकी बात सुन ले जी। सदगत जी। हाँ जी अजय जी, एक तो माफी के साथ मैं कहीं बाहर आया हुआ था, फोन मेरा साथ नहीं दे पा रहा जी, बताइए। और इसलिए एक बात कहकर कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में देश के लिए जीने वाले लोगों की पार्टी के रूप में पहचान है। हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए काम करते हैं, व्यक्तिवाद हमारे यहाँ नहीं है। इतना कहकर मैं चर्चा में अपने साथियों से माफी चाहूंगा। मैं इससे आगे मेरा फोन साथ नहीं दे पा रहा जी। चलिए, उनका फोन नहीं सदगत जी का साथ दे पा रहा है। मैं विजयन जी के पास जाऊंगा। विजयन जी, जेजेपी इतनी भयंकर तैयारी कर ली है और कांग्रेस पार्टी तो नवंबर से लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ खड़ा कर दिया है विश्व गुरु का। नवीन जी भी ताल ठोक रहे हैं। अब आप बताइए। हाँ अजय जी, मेरे ख्याल से इनकी बात ना ही करें तो अच्छा है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये इसी प्रकार से तैयारियों में लगे रहें। मेरी भी ऐसी शुभकामनाएं हैं। सभी को हक है चुनाव लड़ने का, तैयारी करने का, ये करते रहे। और इनका अपना अंदरूनी मामला है, क्योंकि चाहे जिस प्रकार से फूट की बात चल रही है, पीछे आपने सुना होगा देवेंद्र बबली ने तो पार्टी सुप्रीमो को ही ये कह दिया था कि सरकार मैं हूं, आप अपना संगठन का काम संभालिए, आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। तो ये अनुशासन की बातें यहाँ पर आती हैं, है ना। चाहे अभी इसने रामकंठ काला ने ये दिया है, त्याग पत्र दिया है, चाहे नारनौंद वाले विधायक जी की बातें हैं। मुझे समय देना जवाब देने का मामला आप करते रहेंगे। आपसे ले कहना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक विधायक, उस एक विधायक ने जो इन 3-4 साल है, टोटल 9 साल हो गए, पहले तो ज्यादा विधायक थे, बाद में एक रह गया 2019 के चुनाव में। इस एक विधायक ने जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभाई है, विद्रोही जी 30 के साथ नहीं निभा पाए। जिस प्रकार से किसानों के लिए समर्थन दिया, अपनी ताऊ देवीलाल के अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए किसान हित में अपनी विधायिका को भी छोड़ करके किसानों के साथ आने का काम किया। न केवल फिजिकली उनके साथ आए, बल्कि बॉर्डर के ऊपर 2-2 हॉस्पिटल चलाने का काम किया, फ्री सेवा दी, जिसका कि कम से कम मान के चलता हूं मैं, एक हॉस्पिटल का 50 लाख रुपए महीने का खर्चा तो पड़ता ही होगा। 1 करोड़ रुपए वहां उनको उनकी देखभाल के लिए लगाने का हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने फर्ज निभाया पार्टी ने। इसी प्रकार से
जब किसानों ने कहा कि त्याग पत्र दे दीजिए तो त्याग पत्र भी दे दिया, और वो छोड़ करके दोबारा से फिर सरकार की वहां पर नाक रगड़वाने का काम किया, फिर हराया उनको। और अब जो परिवर्तन पद यात्रा चल रही है, सर इससे तो हरियाणा पे ही चुनाव का बोझ बढ़ाया ना। नहीं, चुनाव का बोझ नहीं बढ़ाया, एक सरकार को ये औकात दिखाई कि हम जो है ना, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम इस अन्याय के खिलाफ हैं। और जब किसानों ने डिमांड की, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5100 जनप्रतिनिधि चुनकर के आते हैं, सांसद और विधायक, केवल मात्र अभय सिंह चौटाला ने किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अभय जी ने अकेले यह काम करके दिखाया। जो नजीर पेश की, ये किसी ने नहीं पेश की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उमेश जी क्या कहेंगे, जल्दी से बोलिए, फिर मैं उसके बाद नवीन जी के पास। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूं विजेंद्र जी ने। उन्होंने कहा कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, कम बुद्धि थी तो हमारे 10 एमएलए आए, और हमें ज्यादा बुद्धि मिलेगी तो शायद हमारी सरकार भी हरियाणा के अंदर बनेगी। तो धन्यवाद विजेंद्र जी। एक ही आपके पास में जो है, कहते हैं थोता चना बाजे घना, तो एक ही चना है इनके पास में, उसे कहीं बजा लो आप, किसी कोने में लेके बजा लो, ठीक है जी। अब खतरे की घंटी है, आपने गलत कह दिया, उनको एक सद्बुद्धि आ गई तो वो 60 ले जाएंगे। 10 से हम जो है ना 46 होने में देर नहीं लगाएंगे, हमें सद्बुद्धि आ गई तो। लेकिन एक चीज विजेंद्र जी आप समझ लीजिए, विजेंद्र जी एक बात समझ लीजिए, डंडा भी आपका, झंडा भी आपका, दोनों आपको देकर आए थे हम। डंडा भी आपको देकर आए थे, झंडा भी आपको देकर आए थे, और नया झंडा तैयार किया हम लोगों ने। नए झंडे के साथ में हम जो है, एक सेकंड बस, नए झंडे के साथ में, नए डंडे के साथ में हम लोगों ने 10 एमएलए हम लोगों ने जीत कर लेकर आए हरियाणा के अंदर। और आज हम दम भर रहे हैं, उमेश जी, हम दम भर रहे हैं अजय जी, हम मुख्यमंत्री का दम भर रहे हैं। अगर ये 46 सरकार बनेगी जी, जो एक के सपने देख सकते हैं, हम 10 में नहीं देख सकते क्या? अगर एक विधायक वाला सपना देख सकता है तो 10 वाला तो 10 गुना सपना देखेगा। मानते ना जी इस बात को आप? तो 46 आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आप ही के पास आऊंगा, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। नवीन जी तो कहने का हक बनता है। 46 उमेश जी ला रहे हैं, 90 में 60 भाजपा ला रही है, कांग्रेस भी कह रही है हम भी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल भी मजबूत हो रही। आप क्या करेंगे भाई? सर ये कोई नई बात नहीं है, चुनावी दौर में ये बढ़ा चढ़ा के बोलना ये कोई नया कल्चर नहीं है। भाजपा पिछली बार 75 पार का नारा दे रही थी, जेजेपी जमुना पार का नारा दे रही थी, तो वो सबने देखा है कर्नाटक में भाजपा क्या कह रही थी। भाई नवीन जी तब आप भी साथ थे। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, ये जो चुनावी ये जो चुनावी बातें हैं, बढ़ा चढ़ा के नंबर बताना, ये एक बात है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 3-4 महीने में हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन तैयार किया। हमने जिला स्तर का संगठन तैयार किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा गया। और हम जन जन तक जाएंगे, जन जन को बताएंगे, भाजपा का मैनिफेस्टो लेके जाएंगे। भाजपा और जेजेपी, मेरे को कई बार अचरज होता है कि ये लोग कैसे डिफेंड कैसे कर लेते हैं अपनी पार्टीज को। मैंने एक बार चैलेंज किया किसी को, इन भाजपा जैसे आप कर रहे हैं, आप अपना मैनिफेस्टो जैसे आप कर रहे हैं, एक भी स्कूल नहीं बनाया आपने, और आप चैनल पे, नेशनल चैनल पे आप ये कह रहे हैं कि हमने स्कूलों की लाइन लगा दी वहां पे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप मतलब स्कूलों की लाइन लगा रहे हैं और आप एक स्कूल नहीं बता पाए। आप हमें समझ नहीं आ रहा आप डिफेंड कैसे कर रहे हैं पार्टी को। आप जो है, मैं मान जाऊंगा, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। एक भी स्कूल दिल्ली में नहीं बनाया, और आप ये कह रहे हैं शिक्षा जगत में आपने क्रांति ला दी। आपने आम आदमी पार्टी बड़ी टक्कर लेने जा रही है। और नवीन जी जिस तरह बता रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर एक शिक्षा का मॉडल, एक स्वास्थ्य का मॉडल सामने ला करके वो हरियाणा में भी। जी सर, एक बोलिए 10 सेकंड और लेना चाहूंगा, मुझे बहुत ही कम समय मिला है। बोलिए भाई नवीन जी, बोलिए। हाँ, तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके भाजपा और जजपा के अंदर अगर हिम्मत है, वो अपना मैनिफेस्टो पढ़ के सुना दे जनता के सामने, नंबर 1। दूसरा, एक एनएस, ये हरियाणा को नंबर वन की बात कर रहे हैं, तो भाजपा को मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक बार फिर से, भाजपा और जेजेपी ने दोबारा से मिलकर इन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है। किसमें?
एनएसओ की रिपोर्ट आई है। हरियाणा बेरोजगारी में तो नंबर 1 था ही, अब महंगाई में भी नंबर 1 आ गया है। इन्फ्लेशन रेट, मेरी रिपोर्ट नहीं है ना, आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं, एनएसओ की रिपोर्ट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि हरियाणा का जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 6.04%। तो इन्होंने जो ये नंबर 1 बना रहे हैं बेरोजगारी में, ये नंबर 1 बना रहे हैं महंगाई में, तो इनसे हाथ जोड़ के विनती है, भैया हरियाणा को ऐसा नंबर 1 मत बनाइए, आप क्राइम में नंबर 1 मत बनाइए, आप बेरोजगारी में मत बनाइए नंबर 1। दूसरा, दिल्ली में रोज क्राइम हो रहा है, खुलेआम सड़क पे जो है, खुलेआम सड़क पर जब भीड़ होती है, उस भीड़ के बीच में एक छोटी सी बच्ची को चाकू से मार दिया जाता है, चाकुओं से गोद दिया जाता है, सरेआम चाकुओं से दिल्ली के अंदर। अहंकार ले डूबेगा कहीं ना कहीं आपको। चलिए, इतना अहंकार अच्छा नहीं है प्रकाश जी। चलिए, मैं फाइनल कमेंट के लिए वेद जी के पास आऊंगा। वेद जी, सभी ने आप पे आरोप लगाए हैं, भाजपा की तो चलिए वो सत्ता में है, आप सत्ता से बाहर है, मुख्य विपक्ष है, लेकिन विपक्षी दल भी आप पे हमला बोल रहे हैं जी। वेद जी, फाइनल कमेंट। इनका लोकतांत्रिक, अजय जी, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जितने चाहे आरोप लगा ले। यही आप पार्टी है, इनका मुखिया एफिडेविट देकर कहता है मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूं कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा, हमारे सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने। हमें गाली बके कि कांग्रेस का सहयोग नहीं लेंगे, हमारे पास आपने अनकंडीशनल सहयोग दिया था और आप उस बात। अजय जी, क्लियर हो गए आपके चैनल पे, आज क्लियर हो गया सारा कुछ, ये क्लियर कर दिया आज वेद प्रकाश जी ने, क्लियर कर दिया आपके चैनल के माध्यम से। देखे कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि हमें ही गाली देते थे, हमने इनको सपोर्ट किया। वेद प्रकाश जी बहुत सरल आदमी, सीधे आदमी हमारे, और आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने सच्चाई बता दी सबके सामने कि एक दूसरे को गालियां देते हैं ये लोग, और जब बात आती है सरकार बनाने की तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये आरोप लगाते हैं, और बीजेपी और जेजेपी पे आरोप लगाते हैं ये लोग, लेकिन खुद ये हालात है गालियां देते हैं एक दूसरे को ये, और गालियां देने के बाद में सरकार भी बनाते हैं। तो सरकार में इन्होंने 10 सीटें आई थी। धन्यवाद वेद प्रकाश जी, धन्यवाद। सुन लेने प्रकाश जी, कांग्रेस का चेहरा देख लिया था 49 दिन की सरकार में, कांग्रेस का चेहरा देख के ही आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद जनता ने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या होता है जब आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आई दिल्ली में। सुन लीजिए, वेद जी को भी सुन लीजिए, फिर मैं समाप्त करूं, मेरी समय की सीमा खत्म हो गई है जी। लोगों को बुलाया मत करो, क्या म्यूट करो। अरे चलिए, बोलिए बोलिए वेद जी, बोलिए। हमको किसी कार लेके डूबेगा सर आपको, ना तो किसी विपक्षी दल को अछूत मानते हैं, ना हम किसी विपक्षी दल को संकट के अंदर जब होते हैं उनकी मदद करने से पीछे हटते हैं। ये तो इनको सोचना है। हम तो खुलेआम कहते हैं कि हम जो भाजपा सांप्रदायिक विरोधी पार्टी के खिलाफ लड़ता है जो दल, समय आता है हम उनकी मदद करते हैं, हम इनकार ही नहीं कर रहे। मैंने वेद प्रकाश जी, अजय जी एक सेकंड बस खाली, अब खत्म कर दीजिए। लास्ट में एक लाइन, बस एक लाइन, खाली एक लाइन। मैंने एक ही बात बोली थी शुरुआत में वेद प्रकाश जी के लिए, अपनी गिरेबान में जाके दूसरे गिरेबान में मत झाके। आप अपने गिरेबान में जाके गालियां देने वालों को भी आप साथ ले लेते हैं, तो ये आज आपने चैनल पे एक्सेप्ट किया, अजय जी के चैनल पे एक्सेप्ट किया, आपने इस चर्चा में एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी चर्चा से एक बात सामने आ रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत बता रही है और जिस तरीके से वो कह रही है कि उसके विश्व गुरु और सबके चेहरे के आधार पे वो हरियाणा फतेह कर लेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम कम नहीं है, वो जहां जा रहे हैं हम वहां पहले जा चुके हैं। जेजेपी भी इसी तरीके से कह रही है कि वो सारी सीटों पे तैयारी कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल भी जमीनी मुद्दे उठा करके खड़ी है और आम आदमी पार्टी भी। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई रोचक होने वाली है और इसे आसानी से नहीं लिया जा सकता है। निश्चित रूप से सभी का संघर्ष बहुत तेजी से चल रहा है और यह आने वाले चुनाव में एक चुनौती बनेगा। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।